तो एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फंडामेंटल सेशन में हमारी जो 10 आर के लेक्चर हो चुके हैं, उसके अगली जो सेशन है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर। तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं इन्वेंटोरी से रिलेटेड। इन्वेंटरी वैल्यूएशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज मैं आपके साथ में एक डिस्कशन करने जा रहा हूं स्टॉक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे, जो कि आपके इंटायर सिलेबस में क्या है आपको जरूरत पड़ने वाली। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं स्टॉक क्या है। बेसिकली इट्स एसेट, इट्स एक्सपेंडिचर, इट्स इनकम और इट्स लायबिलिटी। ये तो सभी आप जानते हैं कि सर अगर स्टॉक अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग स्टॉक तो बेसिकली एक्सपेंसेस साइड लिखा जाता है। आप बचपन से ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक आपने लिखा होगा। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आप एसेट्स में लिखते हैं। और एज वेल एज आप जब आप आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, उसको आप कहां लिखते थे सर? पी एंड एल के क्रेडिट साइड में या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं होगी, सबको पता होगा सर, हाँ ये श्योर है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल प्रोफेशन पढ़ते हैं तो वो आपके बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि अगर आपसे स्टॉक के वैल्यूएशन में किसी प्रकार का कोई एरर हो गया है। किसका? स्टॉक वैल्यूएशन का एरर। तो मुझे बताइए, स्टॉक वैल्यूएशन अगर एरर है तो इसके कारण कितने किन किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अफेक्ट होता है। मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या अफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ पर, या फाइनेंशियल एलिमेंट पर, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप में से अगर कुछ स्टूडेंट ये बता पाए कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम स्टॉक में किसी प्रकार का कोई एरर कर देते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये पर्सपेक्टिव आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए डे वन से स्टॉक का। और कहां कहां इसका पूरे इंटायर, मैं अब आपसे तीन चार चीजों में पूछता हूं। अगर मैंने अपने फाइनेंशियल स्टॉक को अंडर वैल्यू कर लिया तो मेरा वर्किंग कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही होता। मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मेरी करंट असेट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सारा एनालिसिस आज कर लेंगे हम। आज के बाद आपको स्टॉक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरे करंट रेशो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करंट असेट्स, करंट रेशो। और कहीं भी इसका इफेक्ट पड़ता है क्या? तो अभी हमने चार सेगमेंट लिख दिए बिल्कुल सरल भाषा में समझने के लिए, कि अगर मैंने किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर लिया तो उसका इंपैक्ट क्या, कहां कहां पड़ेगा। आज के बाद आपको यह प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। और कंपनी के ईपीएस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हम और एडवांस लेवल भी चले जाएंगे। सारी चीज आज ही कर लेंगे। अगर आपने कंपनी के स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया है तो सर सबसे पहले आपको अपने आप से दो क्वेश्चन पूछने। सर स्टॉक का जो अंडर वैल्यूड है वो ओपनिंग स्टॉक में है या क्लोजिंग में? ये पूछोगे आप कि हाँ सर, कि हमारा जो इफेक्ट है वो हमने कौन से स्टॉक में मिस्टेक करी है। ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है। तो जैसे आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि यार ओपनिंग है या क्लोजिंग है, लेट से मैं अभी बात कर रहा हूं क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग एक तो बैलेंस शीट में आता है और बैलेंस शीट में एक आता है करंट असेट्स में। तो अभी हम अगर केवल बैलेंस शीट को लेकर चलें तो इसका मतलब अगर हमने अपनी 10,000 की गुड्स को
अंडर वैल्यूड करके लेट से 1000 लिख लिया, बाई मिस्टेक एक जीरो हमसे लग गई, ये अंडर वैल्यूड। तो मुझे बताइए इन पांचों में से अगर आपसे पूछा जाए तो किस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप क्या बताएंगे? आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा कि कौन सी बैलेंस शीट की आइटम इसमें से नहीं है। सबसे पहले तो आपको यह पहचानना कि इसमें से बैलेंस शीट की आइटम कौन सी नहीं है जिसका बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं। तो आपका आंसर होगा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएस इज जस्ट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अल्टीमेटली आपने अपने स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया, तो इसका मतलब सबसे पहले आपने अपनी करंट एसेट्स को क्या किया है, अंडर वैल्यूड किया। तो ये आपके दिमाग में ये बात सबको क्लियर कि हाँ सर, बैलेंस शीट में हमने 10,000 लिखना था, हमने 1,000 लिखा, तो हमने हमारी करंट एसेट्स को अंडर वैल्यूड किया। उसके बाद हमारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटी। बिल्कुल ठीक बोला सर आपने, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसका मतलब अगर मेरी करंट एसेट्स 15,000 थी और मेरी करंट लायबिलिटी अगर 5,000 थी, तो मेरी वर्किंग कैपिटल 10,000 है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो अगर मैं अपनी एसेट को कम लिख लूंगा तो मेरी वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगी? आप मुझे बताइए, अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड? मैं आपसे पूछते जा रहा हूं, आपको आंसर देना है। तो सर अगर हम हमारे क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर लेते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाती है, अंडर वैल्यूड हो जाती है। तो सर यहां पर भी लिख दो आप, फॉर्मूला हटा देते हैं। तो सर ये भी क्या हो जाती है, अंडर वैल्यू। कौन सी सिचुएशन में? अगर हमने हमारी क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया तो वर्किंग कैपिटल भी अंडर वैल्यूड हो गई, करंट एसेट्स भी अंडर वैल्यूड हो गई। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके करंट रेशियो पे इसका क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है रेशियो एनालिसिस। आप किसी कंपनी की लिक्विडिटी को चेक कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सर, करंट असेट करंट रेशियो का फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा हो या सुना हो, इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। तो जब कभी भी आप ऐसे जिंदगी में कंफ्यूज हो तो अब आपको तो नहीं समझ में आ रहा कि सर करंट रेशियो अंडर वैल्यूड होगा या ओवर वैल्यूड, तो आप फिगर रख के देखो कि मैंने क्या किया। एक फिगर रख लिया यहाँ पे 10,000 करंट एसेट्स और मेरी ये 5,000, या इसको हम 20,000 कर देते, तो मेरा करंट रेशियो क्या आता है, 20,000 डिवाइडेड बाई 5,000, 4 आता है। अब मैं यहां पर अगर इसको अंडर वैल्यूड कर देता हूं, मतलब एक करंट एसेट्स को अंडर वैल्यूड कर लेता हूं, तो ये भी कम हो जाएगा ना। मैंने इसको 11,000 कर दिया, तो फिर मैं यहां पर करूं, तो सर अगर हम हमारी क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, अंडर वैल्यूड। बात समझ में आ गई बैलेंस शीट की, कि ये भी डिक्रीज हो जाएगा। कितनों को ये सारा का सारा स्ट्रीम लाइन समझ में आ गई कि सर क्लोजिंग स्टॉक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग स्टॉक के कारण एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैन्युपुलेट कर लेता है। वर्किंग कैपिटल अंडर वैल्यूड हो गई सर, करंट एसेट्स अंडर वैल्यूड हो गई, और करंट एसेट्स अंडर वैल्यूड हो गई तो करंट रेशियो। अब ईपीएस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी सोचना है। तो अब ईपीएस का सीधा रिलेशन किससे होता है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग अर्निंग कौन सी आइटम है, बैलेंस शीट की आइटम है या पीएनएल की आइटम है? तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। तो अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर सोचें कि आपने अपनी एक एसेट्स को कह लें या एक इनकम साइड को, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड आता है, उसको अंडर कर रखा है। अब इसको हम पूरे एग्जांपल से समझाएंगे, ऐसे नहीं, बिल्कुल बेसिक से, कि आपके पास गुड्स था 90,000 का, आपने इसको सोल्ड कर दिया 40%।
तो सर 90,000 का 40%, ये 36,000 क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना। लेट से आपकी ये परचेज थी। बात समझ में आ गई कि सर हमने 90,000 की गुड्स परचेज किया था, 36,000 का सोल्ड कर दिया, तो रिमेनिंग कितना है? तो रिमेनिंग हमने लिखा 90 माइनस 36, 54। तो अगर मैं इसको अंडर वैल्यूड कर लूं, मतलब लेट से मैंने ऐसा माना कि रिमेनिंग 50 बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब मैं परचेस में से 50 बचा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कितना मान रहा हूं? तो मुझे बताइए, मैंने अगर अपने स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या किया, ओवर की अंडर? आप बताइए, सभी लोग जो ध्यान से सुन रहे हैं, कि अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओवर वैल्यूड। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ए एक्सपेंसिस और इज ए इनकम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ए एक्सपेंसिस, तो सर एक्सपेंसिस अगर ओवर वैल्यूड है, तो इसका मतलब आपने अपने प्रॉफिट को क्या कर रखा, अंडर वैल्यूड कर रखा। ये बात समझ में आ गई? तो सर हमने यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या कर रखा होगा, ओवर वैल्यूड। बात समझ में आ गई? तो अब अगला कॉन्सेप्ट आता सर ईपीएस के ऊपर। अगला कॉन्सेप्ट आता ईपीएस। अब ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सी अगर बात करें, अर्निंग पर शेयर अगर अपने को निकालना हो, तो प्रॉफिट अभी सिंपल वाला लिख लेते, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर, ऐसा मान के चल लेते। तो लेट से मेरा प्रॉफिट 50,000 था और मैंने 5,000 शेयर होल्डर थे, तो मेरा ईपीएस कितना आता, 10 आता, 10 रुपीज पर शेयर। लेकिन मैं तो अंडर वैल्यूड कर चुका हूं, लेट से मैंने अपना प्रॉफिट अंडर वैल्यूड करके रखा है, 40,000 लिखा हुआ, नंबर ऑफ शेयर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 5, तो अल्टीमेटली मैं अपने ईपीएस को भी क्या कर रहा हूं, अंडर। क्या आज के बाद आप ये सारे इंपैक्ट भूलेंगे? कोई भी चीज बिना लॉजिक के सॉल्व नहीं हो सकती फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, रिपोर्टिंग में। मतलब सोचिए कि आपने आज तक कभी ऐसा, क्या आप में से कितनों ने ऐसा सोचा था कि सर अच्छा, एक स्टॉक के कारण 5 इफेक्ट फर्क पड़ते हैं। आप देख रहे हैं कि एक गलती पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस को ही क्या कर देती है, कंप्लीटली चेंज कर लेती। कि एक गलती आपकी वर्किंग कैपिटल, आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके प्रॉफिट, आपकी करंट एसेट्स, आपका करंट रेशो, और भी सारी चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन मैंने आपको ब्रॉडली समझाया, सिंपल भाषा में। दर्शन, हाँ, स्टॉक को हम एवरेज स्टॉक ले सकते हैं। यहां भी हम ये नहीं सीख रहे कि हम क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यूएट करें, हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई स्टॉक है और उस स्टॉक में अगर हमसे कोई गलती हो जाए, तो उस गलती का एनालिसिस हमें पता तो हो कहां पर पड़ता है। यही तो एनालिसिस है, यही एग्जाम है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल एग्जाम पी एंडल बनाने की, बैलेंस शीट बनाने की नहीं है बेटा। तो सर अब आप जरा उल्टा बताइए कि स्टॉक को अगर ओवर वैल्यूड कर लिया जाए, तो सर क्या फर्क पड़ेगा उससे। अब हम यहां पर, ये सिचुएशन थी अंडर वैल्यूड की, तो हम यहीं से इसको करते हैं कॉपी और यहीं से इसको करते हैं पेस्ट। अब यहां पर अंडर की जगह हम उसको ओवर वैल्यूड लिख लेते हैं सर। चलो, तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, अपोजिट इफेक्ट आपको पता है कि अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो वर्किंग वैल्यूड क्या हो जाएगी, हम्म, वर्किंग कैपिटल भी ओवर वैल्यूड हो जाएगी। और स्टॉक ज्यादा लिखा है तो सीओजीएस क्या हो जाएगा,
अंडर वैल्यूड हो जाएगा। और करंट स्टॉक क्या हो जाएगी, करंट एसेट्स ओवर वैल्यूड हो जाएगा। करंट रेशो ओवर, ईपीएस ओवर वैल्यू। और सर यहां पे प्रॉफिट भी लिख दो ना आप सीधे। तो यहां पर आप इसको लिख दिए ओवर। बताइए, आज के बाद इस लेक्चर को सुनने के बाद कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, खत्म हो गया आपका स्टॉक का सारा इफेक्ट आपको आगे बेटा। कितने लोग पूरे कॉन्फिडेंट हो गए कि सर हाँ बहुत बढ़िया था, सब कुछ सही हो गया। पूरी तरीके से समझने वाले हैंड रेस करते कि सर आपने बिल्कुल माइन्यूटली चीजों को समझा दिया। बेटा ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछते, आप सोचिए कि आपके करियर डेवलपमेंट हो रहा है। इंटरव्यू में आपसे पूछिएगा कुछ भी, स्टॉक का इंपैक्ट, वर्किंग कैपिटल, या आपको जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है टॉप कॉर्पोरेट प्रोफाइल पे ऐसे हायर नहीं करती, रिटन टेस्ट होते हैं वहां पे ओरल टेस्ट नहीं होते। हम तो प्लेसमेंट कराते हैं, हमें पता है ना। तो रिटन टेस्ट में आपको ऐसी सिचुएशन दे दी जाती है, आप इसको करके दिखाइए। तो अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो कुछ आप दिमाग लगा लोगे, नहीं पढ़ा होगा तो आप सोचते रहेंगे, रिटन टेस्ट में फेल हो जाए। बिग फोर में तो रिटन टेस्ट के बगैर काम ही नहीं होता, ध्यान रखना। जो बड़ी बड़ी बिग फोर हैं, बिग सिक्स हैं, ग्रैंड थॉर्टन हैं, या यहां पर आप अगर फाइनेंस प्रोफाइल पर जा रहे हैं, आप यूएस गैप की प्रोफाइल पे जा रहे हैं, तो वो आपकी जनरल एंट्री से लेकर हर वो चीज को माइन्यूटली चेक करते हैं। और अगर आपका नॉलेज साउंड है, तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आईएफआरएस आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। आईएफआरएस और यूएस गैप, क्योंकि आप सीपीए में भी पढ़ते हैं, 360 टर्न अराउंड। जो आप लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरी के लिए स्ट्रगल करते हैं, वो तो आप छोड़ दोगे, यार यार नहीं चाहिए, 1.5 लाख सैलरी में क्या होगा। एक्सपीरियंस पर्सन को अच्छे पैकेजेस मिलते हैं अगर नॉलेज आपने अपना अपडेट किया। तो चलिए सर, अब हम इस पे बात नहीं करते हैं, अभी हम अगले सेगमेंट पे आते हैं। तो अब आपसे एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे। कई बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं, इसीलिए स्टॉक से रिलेटेड। स्टॉक को आप कई बार फिजिकल काउंट करते हैं। अब आपसे को यह पता होना चाहिए कि जब बैलेंस शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है। ये सबको पता है ना, हाँ सर, बैलेंस शीट एक डेट पे बनाई जाती है, जिसका नाम क्या है, 31 दिसंबर के ऊपर बनाई जाती है। या इंडिया में अगर आप ये और कहीं जा रहे हैं तो 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट डेट होती है जनरली। तो उस डेट पर ही आपके पास जो स्टॉक पड़ा हो, वो बैलेंस शीट में आता है। ठीक है सर, वो हमारा बैलेंस शीट में वो स्टॉक आ जाता है, बात हम समझ गए। अगर मान के चलो उस दिन आप फिजिकल काउंट नहीं कर पाए, आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था या जो आपका ऑडिटर था उस दिन नहीं आया चेक करने के लिए, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, बोले यार हम तो 15 जनवरी को आए, 15 जनवरी 2024 को आए, लेकिन आपको तो स्टॉक चाहिए 31 दिसंबर का। उसने स्टॉक काउंट कर लिया 15 जनवरी 2024 का। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। 31 दिसंबर 2023 और 15 जनवरी 2024 में कितने दिन का गैप है सर, 15 दिन की गैप। आप क्या यहां का स्टॉक फिजिकल काउंट करते हो? क्या 2023 की बैलेंस शीट बनाते समय आप 15 जनवरी 2024 का फिजिकल स्टॉक लिख सकते हो, यस और नो? मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन, एक लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। नहीं लिख सकते सर।
क्यों नहीं? क्योंकि सर आप खुद ही तो बोल रहे हो कि एज ऑन हमें तो स्टॉक चाहिए 31 दिसंबर का, आपने तो यहां पे काउंट किया। तो इन बिटवीन क्या हुआ होगा बताओ, वो भी लिखो, इन बिटवीन क्या हुआ होगा दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 के बीच में कुछ घटना घटी होगी कि नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में? क्या घटी होगी बताओ, ये बताइए। सर दो चीजें हुई होगी, या तो सेल्स हो गया होगा या परचेस हो गया होगा, या ये कहें कि सर आउट या इन, कुछ माल आया हो सकता है और कुछ माल आउट हो सकता है, यही सारी चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ होगा, यही चीजें होंगी। तो हम क्या 2024 से रिवर्स कैलकुलेशन करके 2023 पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। रिवर्स मतलब इस घटना को एलिमिनेट कर दिया जाए, इस घटना को एलिमिनेट कर दिया जाए 2023 के स्टॉक में कि 2024 के स्टॉक में? सर ऑब्वियस सी बात है 2024 के स्टॉक में अगर इस 15 डे में जो भी हुआ है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, उसको बाहर कर दिया जाए, तो हम 2023 के स्टॉक पर पहुंच जाएंगे। ये कितनों को ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर हम इस दिन की को एलिमिनेट कर दें, तो मैं अब आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछता हूं। अब मैं बनाता हूं एग्जाम्पल सिचुएशन के बाद, कि हमने स्टॉक काउंट किया 15 जनवरी 2024, हमें चाहिए था 31 दिसंबर 2023। सीपीए वाले स्टूडेंट इस सेशन को बहुत सीरियसली लीजिए, जब आपका फार शुरू होगा उसके पहले ही आपका 50 से 60% फार आपका ये फंडामेंटल में क्लियर हो जाएगा। अभी हमारा ऑडिट चल रहा है, तो आपको ऑडिट में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए मैं यूएससीपी स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप मेरी संडे सैटरडे की क्लास मिस मत करना, ऑडिट करते समय काम आएंगे लेक्चर आपके। तो सर लेट से हमने 15 जनवरी को स्टॉक काउंट किया, वहां पर उसका वैल्यूएशन कैलकुलेट किया 250, और हमने हमारे एक अकाउंटेंट से पूछा कि आप यार हमको परचेज बिल लाके दिखाओ जरा। तो उसने बताया, बोले क्या? बोले हम परचेज बिल देखेंगे कि इन बिटवीन 1 जनवरी टू 15 जनवरी कितनी परचेस हुई हमें बताओ। तो उसने बोला बहुत सिंपल है, 5 ही बिल आए हैं और सारे बिल 10-10 हजार के, 50-50 थाउजेंड है। हमने बोला ठीक है। अब हमने सेल्स डिपार्टमेंट के एक पर्सन बोले यार सेल्स के बिल भी लेकर आओ। बोले बहुत आसान काम है। बोले 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक जो भी सेल काउंट हुई है सर, वो तो बहुत कम सेल हुई है, मात्र 1,20,000 की हुई है। अब ये सेल इनवॉइस है, और हमने पिछले पास्ट एनालिसिस करके कंपनी के प्रॉफिट का पता किया कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो जीपी जो है वो 20% ऑन सेल है। ये डेटा हमको पता चल गया बीइंग ऑडिटर। अब हमने अपना दिमाग लगाकर कैलकुलेट करके यहाँ के स्टॉक पे पहुंचना आपको मौका दिया है बताने के लिए। अगर आपने बता दिया तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप में है, इतना आपने अगर पार कर लिया तो कुछ समझदार तो आप हो। चलिए बताइए जरा, 31 सभी लोग बताएंगे। तो बहुत सिंपल सा गणित है सर, आप फिजिकल स्टॉक काउंट कर कर आए हो 250, तो 250 में ये 50,000 की परचेज भी जुड़ी होगी ना, क्योंकि ये तो इस दिन हुई थी। ये माल हमारे पास यहां पर नहीं होगा जो कि इसमें एडेड है, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमने इक्वल टू दबाया, अभी हम दबाएंगे, यहां लिख देते हैं कि सर हमको यहाँ के स्टॉक पे पहुंचना है, तो ये वाली परचेज को एलिमिनेट करना है क्योंकि ये यहां पर जुड़ी हुई है, तो हम इसमें से लेस कर देते हैं। तो लेस लिख दो सर, -50,000। अब सर ये जो गुड्स आपने सेल कर दिया, ये आपके पास कब पड़ा होगा? इस डेट पर पड़ा होगा, तो इसको हमको ऐड करना, लेकिन हम सीधे ऐड नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये तो सर कॉस्ट पे नहीं है ना, हम प्रॉफिट स्टॉक के अंदर प्रॉफिट थोड़ी जोड़ कर रखते हैं। ये तो सबको समझ में आ गया होगा।
तो 120 का 20% कितना होता है, पहले तो वो निकाला हमने, तो वो होता है 24,000। तो 96 का जो स्टॉक है हम यहां पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों सर, क्योंकि हमने तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को पता करना, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बात समझ में आई? तो सर जब इसको प्लस माइनस किया तो क्या आता है, 2,50,000 माइनस 50,000 प्लस 96,000। 296 is your closing stock on 31st December। बात समझ में आ गई? कितने स्टूडेंट का आंसर सही था, कितने स्टूडेंट क्लास में सही थे, दे शुड रेज देयर हैंड। चलिए, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, सबको ही समझ में आना चाहिए यार, इससे सरल भाषा में दुनिया में कौन समझा रहा है यार। कोई वीडियो भेज देना मेरे मेल पे अगर समझा रहा हो, इंडिया में इंटरनेशनल कोर्स में, डोमेस्टिक में तो समझा रहे हैं क्योंकि वहां पे भी सीए ही पढ़ा रहे होते हैं ना। तो ये हमने यहां पर सर क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया। अब कई बच्चे पूछे सर 96 कैसे आया, बेटा 120 थी, 120 का 20% निकालो, सेल के अंदर प्रॉफिट जुड़ा होता है, तो 120 माइनस 24 किया, 96 आ गया, हमने प्लस कर दिया। तो सर ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉक मतलब आपको स्टॉक के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो आप में से सभी को समझ में आ गया होगा कि सर अगर डिफरेंट डेट पर वैल्यूएशन किया जाता है तो हम बैलेंस शीट डेट पर क्या है, स्टॉक की सही वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम्म, बात समझ में आ गई सभी को? तो सर क्या हम यहां पर ऐड लिखें या माइनस लिखें, बेटा रटनाफिकेशन नहीं होगा ना, रट्टाफिकेशन थोड़ी करोगे आप कि सर ने सेल क्यों ऐड कर दी, परचेस क्यों, आपको तो ये देना कि आपने उस ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि चलिए हमें स्टॉक का वैल्यूएशन करना था 31 दिसंबर 2023, हमारे जो ऑडिटर साहब का फोन आया कि यार 31 दिसंबर को तो हम तो जा रहे हैं गोवा, उस दिन हम बढ़िया गोवा के बीच पे बियर पियेंगे और बिल्कुल इंजॉय करेंगे न्यू ईयर को, पूरा हमारा प्लान है। अब आपको आपका ऑडिट कराना है तो हम स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे 25 नहीं 28 दिसंबर को, कि क्रिसमस भी तो हमने मनानी है ना, हम इस दिन कर लेंगे, क्या दिक्कत है? आपके सीए साहब ने आपको फोन करके बोल दिया कि यार हम तो 28 दिसंबर को स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, क्या इस 28 दिसंबर के फिजिकल स्टॉक को काउंट करके वो 2023 के स्टॉक के ऊपर पहुंच सकते हैं, यस और नो? अगला क्वेश्चन मेरा आपसे कि क्या करना पड़ेगा उनको? सर उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उनको 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के सेल या कह लीजिए इन और आउट ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देना पड़ेगा। वो बोलेंगे कि 20 दिसंबर को जो अपने पास फिजिकल पड़ा था उसके अंदर 21 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो भी गुड्स बाय किया है उसको प्लस कर देंगे, क्योंकि वो 31 दिसंबर पे पड़ा है, क्योंकि वो 31 दिसंबर तक आएगा। और 21 दिसंबर से लेकर जो भी इस दिन लिया था, इस दिन जो सेल किया है तो सेल नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हम
फिजिकल स्टॉक ऑन 31 दिसंबर पर पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ गई है? तो जो भी गुड्स बाय किया है, कितनों को ये पूरा का पूरा लेक्चर सर बिल्कुल टंच वे में समझ में आ गया कि हाँ सर बिल्कुल एकदम कहीं भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कंसंट्रेशन अगर आपका पीक पे है तो ये पूरा लेक्चर आपको, गुड्स बाय मींस वी आर परचेसिंग, वो बाय वाला टाटा बाय वाला नहीं है। तो अगला क्वेश्चन अब आपसे और पूछा जाएगा, अब और टेक्निकल, अभी हम टेक्निकल एनालिसिस पे जा रहे हैं। अगले अगले स्टॉक के ऊपर ही लेक्चर 45 मिनट हो गया, अभी और आएगा स्टॉक। अब एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी गुड्स। इसको हम एक डायग्राम बना के समझें, एक चित्रकला बनाएंगे हम। ये आपका दिल्ली में एक फैक्ट्री है जहां से आप माल बेचते हैं। दिल्ली में आपने अपने मेन जो है डिस्पैच सिस्टम क्या कर रखा है, दिल्ली में बना रखा है बेटा। दिल्ली देश की धड़कन, ये हमने दिल्ली को ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का नाम है AKPIS, मान के चलो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब AKPIS ने देखा यार अपना काम बहुत बढ़ रहा है, चलो अपन एक ऑफिस और इंदौर में ओपन करते हैं। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, है ना, ये MP। लेकिन MP में हम खुद के थ्रू काम नहीं करना चाहते। हमने बोला कि यार हम MP में एक पर्सन अपना अंडर अपॉइंट करेंगे जो होगा हमारा एजेंट। ठीक है, यहां से गुड्स जाएगा, यहां से गुड्स जाएगा, और जितना भी मध्य प्रदेश है MP में जो भी हमारे कस्टमर होंगे उनको सेल हो। तो AKPIS यहां पर कौन है? कंसाइनर। AKPIS कौन है? कंसाइनर। और ये जो एजेंट का नाम हम लिख लेते हैं, मेरी ये कोचिंग थी इंदौर में किसी जमाने में, उसका नाम था पाथ मेकर। क्या था? इंदौर में थी, नाम समझने के लिए, बुक्स का हम समझ रहे। ये भाई साहब किसके बिहाफ पे काम करते हैं? AKPIS के बिहाफ पे काम करते हैं। तो AKPIS के बिहाफ पर ये काम कर रहे हैं, तो ये कौन है? कंसाइनी। बात समझ में आ गई? अभी दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग। पाथ मेकर ने कुछ गुड्स सोल्ड किया, बताइए सेल की एंट्री किसकी बुक्स में होनी चाहिए? आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसके आंसर आपको देना। अगर पाथ मेकर ने कोई गुड्स सोल्ड किया है तो उसके लिए वो सेल्स नहीं है, सेल्स तो AKPIS ही रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि सेल करने की एंट्री कंसाइनी रिकॉर्ड नहीं करता है। हमेशा किसके द्वारा किया जाता है सर? कंसाइनर के द्वारा ही किया जाता है। गुड्स किसके द्वारा सेल किस, तो सर पाथ मेकर की इनकम क्या होगी? केवल और केवल कमीशन। जो भी कमीशन मिलेगी वही इसकी इनकम है। तो अब सर इसका स्टॉक से क्या लेना देना? स्टॉक से बिल्कुल लेना देना है। अब आपने जिस दिन फिजिकल स्टॉक काउंट किया दिल्ली में, फिजिकल स्टॉक आप दिल्ली में काउंट करके आते हैं, और कुछ गुड्स आपका दिल्ली में नहीं था, इंदौर में पड़ा था, तो बैलेंस शीट में जो गुड्स आएगा वो दिल्ली वाला आएगा या दिल्ली प्लस इंदौर आएगा? आपसे ये पूछा जा रहा है बिल्कुल सरल भाषा में।
तो आप बड़े खुश होके बोलोगे सर दिल्ली प्लस इंदौर। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्जामिनर इतनी सरल भाषा में तो नहीं पूछेगा हमसे। क्या वो ऐसे पूछेगा क्या जैसे मैं आपको समझा रहा हूं? नहीं। तो वो आपसे और थोड़ा सा टेक्निकल करके पूछ लेगा। तो अगर आप ऐसा मैं लिख दूं, फिजिकल काउंट प्लस स्टॉक इन हैंड ऑफ कंसाइनी, तो आपको कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? वही भाषा को आसानी से भी समझाया जा सकता है और डिफिकल्ट तरीके से किया भी जा सकता है। जैसे आपने वो पिक्चर देखी होगी ना, थ्री इडियट्स, वो मशीन की जो डेफिनेशन बताते हैं, तो वो मशीन की डेफिनेशन ये है, और ये हमारी सरल भाषा। इंटरनेशनल कोर्सेज को भी सरल भाषा में अपनी ओन लैंग्वेज में समझाया जा सकता है, टेक्निकल लैंग्वेज को, ऐसा नहीं है। ये जो एग्जाम है ये इंग्लिश की एग्जाम नहीं है। इसको पास करने के लिए आपको इंग्लिश जानना जरूरी नहीं है। आपको जो इंग्लिश में बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है उसको आसान भाषा में समझना और उसको अप्लाई करना जरूरी है। जैसे ही आपको समझा कि सर जो बैलेंस शीट में स्टॉक आता है, जो कंसाइनी के पास पड़ा होता है वो भी हमारा ही स्टॉक होता है, और जो हमारे पास फिजिकल पड़ा होता है वो भी हमारे पास। तो ये तो बात समझ में आ गई सर। अब हो सकता है कि एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। ये हमने एक और बना दिया, इसका कलर चेंज कर देते हैं कि यार हम भी किसी के कंसाइनी हो सकते हैं। हो सकता है कि जैसे हम ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स के सीपीएमएम ग्लैम्स की बुक्स देते हैं। अब ग्लैम ने हमको कुछ बुक्स दे रखी कि बोले आपके पास रखो, बिक जाए तो पेमेंट हमें दे देना। सॉफ्टवेयर हम उनके सेल करते हैं सीपीए में। तो हम यहां पर क्या है, कंसाइनी है। तो हमारे पास जो फिजिकल बुक्स आ गई हैं वो हमारे यहां पर तो हमने काउंट कर ली, लेकिन क्या वो हमारी बैलेंस शीट में हमारा स्टॉक है? तो हमें क्या करना चाहिए? गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट, तो हम इसको माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई? कब प्लस करना है कब माइनस करना है समझ में आ गया कि रटना पड़ेगा कि सर कहां पे प्लस करना है? सर क्वेश्चन को समझते समय उसकी लैंग्वेज के ऊपर हमें क्या करना है, फोकस। तो ये था कंसाइनर और कंसाइनी का कॉन्सेप्ट। कितनों को ये बात समझ में आ गई पूरी तरीके से कि हाँ सर? गुड्स हेल्ड इन गुड्स स्टॉक इन द हैंड ऑफ कंसाइनी एंड गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट, ये लैंग्वेज है बस, समझना इसको बहुत ही आसान। तो जब इंटरनेशनल कोर्स आप पढ़ते हैं तो वो वहां पर थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा होता है। लैंग्वेज उनके लिए, आपके लिए डिफिकल्ट है। वो कोर्स इंडिया के लिए थोड़ी बनाए गए, वो तो उनके देश के हैं ना। तो वो थोड़ी दिमाग, वो थोड़ी सोच रहे हैं कि आपको कंसाइनमेंट और कंसाइनी और ये हेल्ड वेल्ड आता है कि नहीं आता है, वो तो सिंपल लिख देते हैं। तो हमने गुड्स की बात करी, परचेस तो कंसाइनमेंट में होती ही नहीं है। उसको क्या यहां पर ये परचेस बुक करेगा? नहीं बुक करेगा। जो भी इसके पास गुड्स आएगा, अगर मान के चलिए AKPIS पाथ मेकर को कोई गुड्स सेंड करता है, यहां पर मैंने सेंड लिखा है, सोल्ड नहीं लिखा है। सोल्ड नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, गुड्स सेंड। तो क्या ये पाथ मेकर की परचेस होगी? नहीं सर, ये उनकी परचेस है ही नहीं। अब एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। सर गुड्स जब किसी को सोल्ड किया जाता है तो उसके साथ में टर्म्स होती है। टर्म्स क्या होती है? FOB एट डेस्टिनेशन। मतलब ये जो गुड्स हैं, अगर मान के चलो दो ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली ने, अभी हमारा कंसाइनी नहीं, अभी हमारा मान के चलिए कस्टमर है।
हमने बोला दिल्ली से माल हम आपको इंदौर में पहुंचा कर देंगे, ये बीच में ट्रांसपोर्ट है, डीएचएल। ट्रांसपोर्ट का नाम मैं लिख देता हूं डीएचएल, ये डीएचएल ट्रांसपोर्ट से हमारी डील होती है। अब आप ये समझो हमने टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखी कि भैया हम तो आपको डेस्टिनेशन मतलब इंदौर माल पहुंचेगा तो वो आपका है। अभी एफओबी का फुल फॉर्म समझ लेंगे, अभी फुल फॉर्म पे ऊपर फोकस नहीं करना है, अभी हमें ये देखना है कि सर अभी कंडीशन क्या है। कंडीशन है डेस्टिनेशन। तो अगर ये माल हमने डीएचएल पे 25 दिसंबर को डिस्पैच किया डीएचएल पे, लेकिन पाथ मेकर के पास 5 या 10 जनवरी को पहुंचा, बताइए 31 डेट की बैलेंस शीट में ये स्टॉक किसका होगा, पाथ मेकर का या एके इसका या एकेपीआईएस। तो सर जब आपने कंडीशन बोली डेस्टिनेशन, तो अभी तो डेस्टिनेशन पे नहीं है, अभी तो डीएचएल के पास पड़ा, तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। तो जब कभी भी एफओबी डेस्टिनेशन हो, तो जब तक गुड्स रीच नहीं हो जाता, अगर गुड्स इन ट्रांजिट है तो वो गुड्स सेलर का होगा। गुड्स की जो इन्वेंट्री है वो सेलर की होगी या बायर की होगी, जल्दी बता दो बेटा। सर वो सेलर की होगी। और सर अगर कंडीशन होती कि भैया ट्रांसपोर्ट आप बताओ, हम उस ट्रांसपोर्ट पे डाल देते, कब पहुंचेगा हमें कोई मतलब नहीं, बात में करने बोला हम तो डीएचएल से डील करते हैं। तो यहां पर कंडीशन हो गई शिपिंग डेस्टिनेशन नहीं है, यहां पर अभी हम डेस्टिनेशन नहीं बोल रहे, शिपिंग पॉइंट बोल रहे हैं, शिपिंग पॉइंट, ये शिपिंग पॉइंट, ये शिपिंग पॉइंट है। तो 25 दिसंबर को गुड्स जैसे ही एकेपीआई इसने सोल्ड कर दिया, माल तो 10 जनवरी को पहुंचा है, गुड्स किसका होगा, शिपिंग पॉइंट पे। तो अगर गुड्स इन ट्रांजिट होता है, जीआईटी होता है, तो जो ऑनरशिप होती है, जो स्टॉक की इन्वेंट्री होती है, भले ही वो फिजिकली ना हो, क्या ये माल फिजिकली हमारे दोनों के पास ही नहीं है, देखा जाए तो ये माल अभी तो ये माल रास्ते में है, देखा जाए तो रास्ते में है कि नहीं है। 25 दिसंबर को डाल दिया ना, तो मेरे पास एकेपीएस के पास फिजिकल है ये तो फिर क्या करें सर, ये किसका हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कितनों को पूरा लेक्चर समझ में आ गया। हम्म, जरा सर्वे करना, हैंड रेस करना। फ्री ऑन बोर्ड, एफओबी मींस, टर्मिनोलॉजी पे ना जाइए, आप तो डेस्टिनेशन और शिपिंग वर्ड के ऊपर फोकस कीजिए कि सर इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे स्टॉक का वैल्यूएशन। तो मैंने क्या बोला, फिर से समझ लीजिए, चित्र बना के समझा देता हूं एक बार नया। ये एकेपीआईएस दिल्ली में है और ये पाथ मेकर कहां पर है, इंदौर में। तो एकेपीआईएस ने 25 को गुड्स सोल्ड कर दिया, माल इनके पास 10 जनवरी को पहुंचा है। तो ना तो इनकी फिजिकल इन्वेंट्री में, ना इनकी फिजिकल इन्वेंट्री के, दोनों की फिजिकल इन्वेंट्री में नहीं, लेकिन ये गुड्स किसका कहलाएगा, अगर शिपिंग पॉइंट है तो ये माल तो डीएचएल के पास पड़ा है। डीएचएल इज ए ट्रांसपोर्ट करियर, क्योंकि डीएचएल का काम माल को ले जाना है, उनके पास ओनरशिप कभी भी नहीं आने वाली। ये माल तो ट्रांसपोर्ट, यार आप गुड्स ट्रांसपोर्ट पर डालते तो क्या मालिक ट्रांसपोर्ट हो जाता है, नहीं होता।
तो सर क्योंकि शिपिंग पॉइंट पे ही डील हो गई कि भैया आप जैसे ही यहां पर डाल दोगे ओनरशिप हमारी, अब डीएचएल वाला हमको दे नहीं तो भी हम आपको पैसा देंगे। तो ये क्या है, डेस्टिनेशन, सॉरी शिपिंग पॉइंट है ना, डेस्टिनेशन अलग, ये क्या है, शिपिंग पॉइंट। तो शिपिंग पॉइंट में जैसे ही गुड्स ट्रांसपोर्ट पे डिलीवर आ जाता है, तो गुड्स तो सर 25 दिसंबर को ही हो गया। जब आप अपनी पाथ मेकर अपनी इन्वेंट्री को काउंट करिएगा, तो वो उसमें गुड्स इन ट्रांजिट को भी क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो डीएचएल का क्यों नहीं, अभिजीत सिन्हा समझ में आ गया? आपने कोई फर्नीचर अपने दोस्त को भेजना है और आपने किसी ट्रांसपोर्ट पे डाला है, तो क्या वो ट्रांसपोर्ट का हो जाएगा जब तक वो माल उसके पास पड़ा है ट्रांसपोर्ट पे? नहीं ना। तो आज का ये जो लेक्चर था, ये स्टॉक को समझने के लिए बेसिक था। मतलब इसमें मैंने तीनों चारों एस्पेक्ट को किया, बहुत ज्यादा डिटेल में है, लेकिन जब हम मेन क्लास समझेंगे उसके पहले इतनी बारीकली माइन्यूटली आपको सारी चीजें क्या होना होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप इंटरनेशनल एग्जाम को क्या कर पाएंगे, पास कर पाएंगे। तो इंटरनेशनल एग्जाम इतनी आसानी से नहीं पास होती है।